जय हिंद। ये वीडियो है आप लोग को संसाधन विकास और उपयोग। ये वीडियो आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 चार कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चारों कक्षा में इसके बारे में पढ़ना है। हम आप लोग को इससे पहले आप लोग को कम से कम आप लोग को 8 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। आप लोग को ये पार्ट 9 है, ठीक ना। चलिए आप लोग अच्छे से इसको समझिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आप लोगों को हम बताए थे पिछले ही वीडियो में संसाधन उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। जैसे बात कीजिए, जैसे मान लीजिए संसाधन का दोहन हो रहा है। संसाधन का दोहन तो अधिक लाभ कमाने के लिए लोग इसका इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब निकाल रहा है। कोई भी खनिज या धातु जैसे कोयला, पेट्रोलियम कुछ भी हो गया, या पहाड़ी कटाई या बालू की खनाई या कुछ भी खनन हो गया, लोग नियम से ज्यादा निकाल दे रहे हैं, यानी दोहन कर रहे हैं। यानी पैसा अधिक कमाने के लिए दोहन किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ नियम लगाया गया है। ये नहीं कि मान लीजिए कोई राज्य से बिहार है या कुछ मतलब जिसके पास खनिज है, उसको धनी होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मान लीजिए खनिज को निकाल दे, बर्बाद कर दे, खनिज को निकाल के बेच दे, मार्केट में सेल कर दे। वो उसके पास, उस राज्य के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, या उस ठेकेदार के पास या जो भी उसको ठेका चला रहा है उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मनमानी कोई नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे को ठेका मिल गया तो हम कितना भी निकाल ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग कितना भी नहीं निकाल सकते हैं। उसके नियम बनाया गया है। नियम यानी प्रयास किया गया है। सबसे पहले वैज्ञानिक लोग, पर्यावरण संसाधन के लोग पर्यावरण सम्मेलन कर करके आप लोगों को ये पिछले वीडियो में ही आप लोगों को सम्मेलन की बात समझने के लिए मिल गई होगी। देखिए बहुत सारा सम्मेलन हुआ है। हालांकि सम्मेलन होने के बाद ही धीरे धीरे करके ये जितना भी मतलब हो रहा है, आज जो देख रहे हैं नियम समझ रहे, सम्मेलन होने के बाद ही जो नियम बन पाया है। तो चलिए हम लोग सम्मेलन के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, विश्व शिखर सम्मेलन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इन सब के बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्लब ऑफ रोम के बारे में जानना है, जो कि ये सम्मेलन हुआ था 1968 में। देखिए आप लोग क्लब ऑफ रोम सम्मेलन ने 1968 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, समझ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर माने कई देश के लोग, कई देश के वैज्ञानिक लोग उसमें भाग लिया होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, यहाँ ध्यान दीजिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। देखिए सबसे पहले प्रस्ताव रखा 1968 में, नहीं तो इससे पहले जो था ना, मतलब लोग मनमानी करते थे। जैसे मान लीजिए कोई देश है, गरीब है या पिछड़ा है, वो जल्दी से जल्दी अपना खनिज निकाल के बेचने के चक्कर में, मतलब देश को अपने ऊपर उठाने, धनी करने के चक्कर में लगा हुआ है। मतलब धन कमाने की होड़ लगी हुई, चाहे संसाधन बर्बाद हो या संसाधन का दोहन हो। तो इस तरह से नियम को कोई मानता ही नहीं है। अच्छा बताइए हम नियम मानेंगे? अगर मान लीजिए कोई नियम ही नहीं है, नियम नहीं है, हमको संसाधन निकालना है, तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम तो मनमानी करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा सब लोग करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमारे लिए नियम रख दिया गया तो आप इतना फीट से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते भी हैं तो हम वो काम इलीगल होगा, कानूनन अपराध होगा, और करेंगे हम तो लोग कोई कंप्लेन कर दे, या मतलब कि कैसे भी कोई अपराधी अगर पकड़ ले तो हमको जेल हो सकती है, उसके लिए हमको सजा काटना पड़ेगा। तो इस तरह से उस डर से लोग नहीं कर पाता है। तो वो सब प्रक्रिया कैसे हुआ, वो धीरे धीरे सम्मेलन कर करके, विचार कर करके सब देश मिलजुल कर किए हैं नियम। तो कोई सबके लिए नियम बनेगा, कौन कितना क्या करेगा, कौन सा मतलब समझ रहे ना, कौन पर्यावरण को, संसाधन को किस तरह से यूज करेगा, कितना यूज करेगा, सबके लिए नियम बना है। तो देखिए ये आवाज कब उठाया गया, तो सबसे पहले 1968 में उठाया गया। 1968 में उठाया गया। तब विवेकपूर्ण इसका उपयोग करना है, इसका प्रस्ताव रखा गया वैज्ञानिकों के बीच में 1968 में। तो इससे पहले लोग मनमानी करते थे, अब कुछ नियम नहीं था, बोलिए ही मत, उसको बोलना ही नहीं है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए विश्व शिखर सम्मेलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, विश्व शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम याद रखिएगा, इसको एग्जाम में देता है ये। स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण, देखिए कहां हुआ था, देखिए
विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले देता है आप लोग एग्जाम में, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। याद रखिएगा ठीक ना। स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित पहला विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में, क्या जून 1972 में, जून महीना में हुआ था। सम्मेलन एक दिन का नहीं होता है, एक घंटे का नहीं होता है, ठीक ना। सम्मेलन कुछ दिनों का चलता रहता है, ठीक ना। देखिए ये जून के महीने में 1972 में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? आयोजित किया गया था पहला जो ये मतलब विश्व शिखर सम्मेलन जो था, विश्व शिखर सम्मेलन ये जून के महीने में 1972 में आयोजित किया गया था। उस शिखर सम्मेलन में देखिए कुछ बातें हुई थी, कुछ नियम को लागू किया गया था, ठीक ना। इसमें उपस्थित सदस्यों ने अपने समवेत स्तर बराबरी स्तर से, मतलब सब देश बराबरी स्तर से पर्यावरण संरक्षण करने के संकल्प लिया। क्या किया? संकल्प लिया, मतलब पर्यावरण संरक्षण करना है। मान लीजिए कोई देश है, मतलब पेड़ की कटाई करना है, तो पेड़ की कटाई के चक्कर में मतलब बहुत सारा बर्बाद कर दे, पेड़ नहीं, इसके लिए नियम होना चाहिए। हालांकि पेड़ की कटाई, अब हरा पेड़ कोई काट ही नहीं सकता, इसके लिए नियम पूरा बंद, भारत में तब पूरा तरह से प्रतिबंध है, कोई हरा पेड़ या हरा पौधा काट नहीं सकता, इसके लिए प्रतिबंध है। हालांकि लोग इसका सोचिए, आज के 100 वर्ष पहले कितना हरा पेड़ को काटा गया, कितना जंगल को नष्ट कर दिया गया, कितना मतलब कृषि भूमि बनाया गया, कितना मतलब घर बना लिया गया। इस तरह से मतलब पेड़ों की कटाई अनियमित रूप से हुई है, तो जो कि नहीं करना चाहिए। संसाधन हम लोग को यूज करने के लिए मिला है ना, कि उसको बर्बाद करने के लिए, ठीक ना। तो देखिए ये संकल्प ले लिया गया, तो नियम लेगा, मतलब वो वैज्ञानिक लोग नियम बना देता है, वो संकल्प लेता है, विचार करके विमर्श करेगा, बस उसको कानून पेश करेगा अपने हिसाब से, पुलिस से कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से, ठीक ना। चलिए इसी के बाद से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष, आप ध्यान दीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, 5 जून को प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष में समझ रहे हैं, प्रत्येक साल प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण मनाया जाता है। कब से? तो 1972 से। कब से? 1972 से। ये तो महत्वपूर्ण नियम लागू हुआ 5 जून को ही। तो 5 जून को ही, 5 जून को ही आप लोग का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण। ये भी याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन? विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पे हालांकि विश्व नहीं लिखे हैं, विश्व केवल पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस। हालांकि ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियम लिया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस ही होता है, तो पूरा देश मनाता है विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को। ये एग्जाम में आप लोग को दे सकता है। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, इसकी यूज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां खोल देते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल देते हैं, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बताइए हम लोग को रोजगार छीन रही है। देखिए आज के कुछ वर्ष पहले के लोग नहीं समझ पाते थे इस बात को, लेकिन आज के लोग तो भली भांति समझ पाते हैं, रोजगार छीन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर, बड़ी बड़ी मशीनें आकर, बड़ी बड़ी तकनीक आकर रोजगार हम लोग का छीन रहा है। आप लोग लॉकडाउन में भी झेल रहे होंगे, या बहुत लोग झेले हैं, या मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो कि लॉकडाउन से खुश होंगे। हमको तो नहीं लगता है 1% भी लोग होगा जो कि लॉकडाउन से खुश होगा। कोई नहीं खुश है, सब लोग का रोजगार छीन गया है, सब लोग का नौकरी छीन गया है, पैसा जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, बताइए रो रहे हैं। सरकारी लोग की तो बात हम नहीं करेंगे, वो सब ऐसे ही छोटा होता है, ठीक है। प्राइवेट लोगों को बात करेंगे तो प्राइवेट लोग का रोजगार छीन रहा है। हालांकि कुछ सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। हम लोग मान लीजिए प्राइवेट जो लोग हैं, मान लीजिए उनको पैसा कहीं से नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए आप सरकारी रखे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी है या कोई भी शिक्षक है, या मतलब एक शिक्षक को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, सरकारी टीचर बैठा हुआ है, उसको हम काम पर लगाई नहीं तो उसको वेतन काटिए, ये ऐसा बात नहीं हम बोल रहे हैं। मतलब सरकारी जो भी कर्मचारी है, काम करने वाला विभाग में, मतलब उसमें देखिए आप लोग, हम उसको छुट्टी पे रखे, कुछ नहीं करवा रहे हैं। अच्छा चलिए अब प्राइवेट आदमी को देखिए, उसको भी हम छुट्टी पे रखे हुए हैं, प्राइवेट आदमी को भी हम छुट्टी पे रखे हैं, तो दोनों लोग छुट्टी पे है, तो प्राइवेट आदमी को हम पैसा दे रहे हैं जी। सरकार को ये बात समझना चाहिए, प्राइवेट आदमी को पैसा नहीं दे रहा है, नहीं, वो जी रहा है ना कैसे भी। तो प्राइवेट आदमी जब जी रहा है तो सरकारी आदमी भी जी सकता है, लेकिन नहीं, सरकार ये नहीं सुनेगा, हम तुमको बैठा के पैसा देंगे। तो इस बात को बैठा के पैसा देंगे, कंपनी वाला से बोलिए इसको भी बैठा के पैसा दीजिए, तो नहीं, जो कंपनी में काम कर रहा था इसको भी बैठा के पैसा देना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम रूम रेंट देते हैं, ठीक, रूम रेंट देते हैं, कोचिंग का रूम क्या किए हैं, हम बैठा के रखे हैं, फिर भी रूम रेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो उसी तरह से आप थोड़ा कीजिए, तो कंपनी वाले से मनमानी की करवाइए,
रूम रेंट दे हम, या मतलब सब लोग कीजिए तो देना है रूम रेंट, या मतलब जो भी जैसे मान लीजिए एक घर में मतलब एक लोग, समझ रहे हैं ना, बिहार की स्थिति ऐसा है, एक लोग कमाते हैं लगभग 5-6 लोग का भोजन चलता है, पेट चलता है। अब बताइए उसको भी रोजगार से भगा दिए, घर जाओ तो बैठो, तुमको 1 रुपया भी नहीं देगा सरकार, मदद भी नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचेगा। सरकारी लोग जिसके पास एक लोग भी है ना, एक लोग का मंथली समझ रहे हैं कितना है, अच्छा खासा है, उसको पैसा दिया जाए, काम कुछ नहीं, जाओ सो आराम करो। हालांकि इस बात को देखना चाहिए सरकार, हम ये नहीं बोल रहे थे सरकारी कर्मचारी को बिल्कुल पैसा काट लो, बिल्कुल नहीं दो, उसका भी परिवार है, उसको भी देना जरूरी है, लेकिन हम बोल रहे हैं आधा पैसा उसको काट लो, और उतना ही पैसा में से, ज्यादा सरकार को खर्च नहीं करना है कोई बात नहीं, उतना ही पैसा में से आधा उसमें से काट के बाकी लोगों की मदद की जाए, वो सही स्थिति है। देखिए हम लोग तो लॉकडाउन है, हम लोग देश संकट में है, तब देखिए हम लोग सब लोग साथ हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हम सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी बहुत सोच बदल लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत सोच बदलेंगे मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा हो जाएगा सभी लोगों के लिए। क्योंकि बिहार में या मतलब पूरे भारत में क्या मतलब धनी में भी बहुत कम ही लोग हैं, ज्यादातर कृषि प्रधान देश है, तो कृषि मतलब खेती करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कि मतलब सबको मदद पहुंचाने जरूरत, मतलब मदद पहुंचाने सबके लिए जरूरत है, क्योंकि मदद नहीं की जाएगी तो कहीं से नहीं लोग जी पाएंगे। इसलिए हम लोग हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग खा लेंगे, जी लेंगे, पहन लेंगे कपड़ा, ये इन सब पे संकट नहीं आने वाली है। जैसे मान लीजिए हम लोग जितना पहले कमाते थे उतना तो नहीं कमा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ठीक से कमाएंगे, ठीक, लेकिन हमसे भी कुछ अभी नीचे लोग हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए आप लोग को, सरकार को मनमानी नहीं करना चाहिए, ये जिद छोड़ दीजिए आप लोग, सरकार में जो भी है कर्मचारी में जो भी लोग हैं जिद छोड़ दीजिए, हमको पूरा पैसा जीत जाए ना, लोग जीवन रहे ना, तो मतलब समझ जाए ना, लोग जिसके पास जो परिवार खो रहा है उसके पास देखिए ना, एक नजर उस पर घुमा दीजिए आप, केवल बिल्कुल पूर्ण रूप से घुमाइए आप, तो क्या खो रहा है, अपने घर का हीरा समझिए खो रहा है, जो कि आप लोग किसी परिवार में से जब खोए होंगे ना, तो आपको मालूम होगा, एहसास होगा। इसलिए सरकारी कर्मचारी को भी ज्यादा ये आनाकानी नहीं करना चाहिए, सरकार अगर वेतन भी काटना है तो काटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिंदा रह जाएंगे ना, लेकिन गरीब को भी जिंदा रहने दीजिए, गरीब जिंदा रहेगा तभी तो आपको जीने से फायदा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसी के बारे में बता रहे थे, ये नहीं कि लॉकडाउन के बारे में भाषण कर रहे थे। चलिए रोजगार छीन गया है आप लोग को, यहाँ समझिए, छोड़िए सरकार क्या करेगी, हमको वहां से लेन देन नहीं है, हम बस जो भी बात हम बोले, सरकार अगर हमारी बात सुनेगी, या अन्य लोग बहुत लोग बोल रहे हैं, हालांकि हमसे बड़े बड़े लोग भी बोल रहे हैं, हम बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, अब कैसे चलाएगी सरकार उन लोगों के हाथ में। देखिए भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस जब बजाए तो उसी लायक है, नेता के आगे हम भी कुछ भी बजा ले, हमारा बात नहीं सुनने वाली है, नेता हमारा बात सुन लेगा, नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। देखिए हमारा क्या, कोई अधिकारी भी अगर सच्चा अधिकारी हो और बोलता रहे तो नहीं सुन रहा है नेता लोग का, हमारा क्या, इसलिए आप लोग छोड़ दीजिए, जैसे चल रहा चल दीजिए, मरना है मरिए, जिसको जीना है जिंदगी, जिसको लूटना है लूटना दीजिए, समझ रहे ना। चलिए देश जैसे संकट में तो रहने दीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने का मतलब गांधी जी कहे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, गांधी जी कहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, महात्मा गांधी हमेशा लघु कुटीर उद्योगों के पक्ष में रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग क्या होता है, जैसे देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएगा वो रोजगार छीन लेगा आपका, आपको छोटी छोटी कंपनी, मतलब कंपनी नहीं बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, जैसे मान लीजिए कोई अगरबत्ती बनाने वाला कंपनी हो, 2-3 मशीन होगा, मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा एक रूम में हो जाएगा, वैसा ऐसा कंपनी, मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी है, पाव रोटी बनाने वाली कंपनी है, समझ रहे हैं ना, इस सतुई बनाने वाली कंपनी है, चना को भून के सतुई बनाएगा, तो उन लोग कितना करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये समझ रहे होंगे, वो ज्यादा कर नहीं कर पाएगा, आप लोग सब अच्छा खासा समझ रहे हैं। तो कुटीर उद्योग को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए गांधी जी बोल रहे थे, हमेशा उनका पक्ष क्या है, तो कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे काम काज जो किया जाए, न कि बड़ा मतलब फैक्ट्री लगा दीजिए, फैक्ट्री आ जाएगी तो सबका रोजगार छीनने वाला है, रोजगार छीन रहा है, बड़ी बड़ी तकनीक अपनाता है, मजदूर लोग जा रहा था खांची कुदारी लेकर, तो लोग बोल रहा था, उसमें बहुत लोग काम कर रहा था, मानते हैं ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ज्यादा तेजी से काम नहीं हो रही थी, लेकिन लोग का रोजगार मिलता था, सबका परिवार कम से कम रोटी खा लेता था। हाँ धनी मनी के मानते हैं, बड़ा बड़ा मशीन आ गया, जैसे जेसीबी आ गया, तो धनी मनी के लोग को ज्यादा फायदा हो जाता है, जो वही काम हमको ठेकेदारी में कराना है, मान लीजिए 50 दिन हम करवा दिए 10 दिन में, तो ठेकेदार लोग को फायदा हो गया, लेकिन गरीब लोग का रोजगार छिन गया, गरीब लोग मरेगा, उसको 40 दिन कहाँ से भोजन चलेगा, 10 दिन भी नहीं मिल पाया, तो जैसे भी बोल रहा है 10 दिन में, तो 50 दिन में 50 दिन गुल हो गया,
कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पाबंदी हम लोग को देश में देखने को मिल रही है। तो इसकी गांधी जी हमेशा मतलब विरोध करते, विरोध मतलब नहीं करते थे, ये बात विवाद है उनकी, मतलब कहा जाएगा मतलब बड़े बड़े कंपनी का विरोध करते थे, नहीं आने देना चाहते थे, मना करते थे, नहीं इस बात को मना नहीं करते थे। लेकिन ज्यादा अपना पक्ष जो है ना, ज्यादा जो पक्ष है मतलब छोटे लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे। जैसे मान लीजिए हम क्या है, लाल कलर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लाल कलर बेकार होता है, ये होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर को ज्यादा पसंद करते हैं, हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह जो गांधी जी थे, लघु कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कंपनी, समझ रहे हैं, छोटे छोटे कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते थे। वो मतलब कहते थे छोटे छोटे कंपनी रहेगा देश में तो अच्छा रहेगा, ये हम लोग को भी इन सब पे निर्भर रहना चाहिए, छोटे छोटे कंपनियों पर, ना कोई बड़ा फैक्ट्री बड़ा मशीनों पर निर्भर रहना चाहिए। हम लोग को रोजगार छीन रहा है। चलिए देखिए, तो वो भी मतलब बड़ा कंपनी का लिए माना नहीं करते थे, ठीक, तो बड़ा कंपनी ना रहे हमारे देश में। बहुत लोग मेरे पे गुस्सा भी करने लगेगा, बड़ा कंपनी रहेगा तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। सही बात है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, बड़ा कंपनी भी रहना चाहिए, लेकिन हम लोग को निर्भर रहना चाहिए छोटे कुटीर उद्योग पे, तभी हम लोग का रोजगार नहीं छिनेगा, हम लोग काम करते रहेंगे। नहीं तो जाइए रोजगार छिनवाइए। चल देखिए, वो आर्थिक क्रियाकलापों के विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे। आर्थिक क्रियाकलाप, जो कि हम लोग क्रियाकलाप समझ रहे हैं ना, आर्थिक जरूरी। जैसे देखिए, हमारा भोजन क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, हमारा कपड़ा क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, हमारा घर का मकान क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, थोड़ी बहुत शिक्षा आर्थिक क्रियाकलाप है। अगर ये सब हमारे पास नहीं है तो शिक्षा का मतलब ये मतलब समझ सरकार को कितना महत्व है, सरकार को कितना जरूरी है, इन सब कोई कमी है हमारे पास, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं चल रहा है, सरकार को देना। जैसे मान लीजिए हमारे पास रोटी नहीं चल रहा है, भोजन नहीं चलता, भोजन कौन देगा, सरकार देगा। कपड़ा नहीं दे मतलब पहन पा रहा है तो कपड़ा कौन देगा, सरकार देगा। हमारा घर भी एक भी नहीं है तो इसके लिए सरकार कौन देगा, इंदिरा आवास के द्वारा जैसे भी हमको प्रोवाइड कराए वो दे। शिक्षा, जैसे मान लीजिए हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है फ्री का या कैसे भी हमको, तो शिक्षा कौन देगा, शिक्षा सरकार का देने का दायित्व है। जैसे सरकारी स्कूल द्वारा देखते हैं कैसे, हम ये नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर बना दे, उसको पढ़ा के पूरा बहुत सब शिक्षा फ्री में करा दे। लेकिन समझ रहे हैं ना, मतलब 10वीं 11वीं तक जो मतलब आर्थिक पहलू है, छोटी मोटी जो शिक्षा है उसको देना सरकार के दायित्व है, फ्री में ही देना चाहिए। कपड़ा मकान ये सब खाना भोजन सबको देना चाहिए, ठीक ना। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप के विकेंद्रीकरण थे, जोर देते थे, इसमें जोर देते थे। चलिए अब देखिए, बहुत लोग ये धारणा गलत हो गई है ना, तो गांधी जी ही स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक, ये पुस्तक है, याद रखिए ये क्या है, पुस्तक पे सम्मेलन लिया। तो देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल गांधी जी लिखे हैं, नहीं, इस बात को याद मत रखिए, गांधी जी कहे हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेकिन कौन सा पुस्तक कौन सा लिखा है, देखिए पुस्तक लिखे हैं सुमेशर। क्या सुमेशर ने 1994 में, क्यों 1994 याद रखिए, में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, किसकी पुस्तक है, सुमेशर की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार के जोरदार समर्थन किया है। जैसे मान लीजिए रामायण जो है, राम की कथा के बारे में कौन, वाल्मीकि ने लिखा है ना, वाल्मीकि ने लिखे हैं, ये नहीं कि राम जी लिखे हैं, नहीं। तो उसी तरह से स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसका लिखा गया है, सुमेशर का। लेकिन ये कौन कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक ना। तो छोटी बहुत कंपनियों के देखिए बाबू, आप लोग को जो भी इसके बाद वाले है, आवर कॉमन फ्यूचर, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ठीक ना, कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि समय भी आप लोग को दिए गए। तो धीरे धीरे हम आप लोग को सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप लोग को देखिए इतना, अगर आप देख लीजिए, अगर इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग को प्ले स्टोर से बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि आप लोगों को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं बीर कोचिंग सेंटर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।